बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स बी के लिए मीट्रिक स्पेस के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो क्वेश्चन है वो पेपर के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और उसमें देखिएगा कि नई चीज़ क्या है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो अगर बड़ी अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लें तो फिर जो है वो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में कहते हैं कि शो दैट फंक्शन उसने डिफ़ाइन किया हुआ है, मखसूस कर दिया फंक्शन का नाम डी नोट कह के। क्यों डी नोट इसे कहते हैं, क्यों इसका नाम मखसूस कर दिया है, वो आगे चल के एक नोट में पढ़ते हैं। कहते हैं डी नोट को अगर एक्स को वाई पे अप्लाई करें तो बस दो तरह के आंसर हैं, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ कहता है कि जो आप जो है वो दो तरह के रियल नंबर आते हैं, एक या तो ज़ीरो आता है आंसर में या 1 आता है। फिर देखिए डी नोट नामी एक फ़ंक्शन जिसको एक्स को वाई पे अप्लाई करें तो उसको जो उसने डिफ़ाइन किया उसका कहता है आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, या तो ज़ीरो है या 1 है। अब कहता है कि ज़ीरो कब है, जब ये जो दोनों हैं ये आपस में इक्वल होंगे तो उस वक्त जवाब ज़ीरो है, और जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उस वक्त आंसर जो है वो 1 है। शो करना है कि ये फंक्शन मीट्रिक है ऑन एक्स, एक्स से मुराद है वो सेट जिसके अंदर से ये एलिमेंट जो है वो हमने पिक किए हैं। अब आ जाइए कि एक नोट जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट रेड कलर में लिखी गई है। ये जो नोट है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि कई दफ़ा वो ये लफ्ज़ यूज़ करता है और ये हमें जो चीज़ है वो फिर याद होनी चाहिए। इसे कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। दिस मीट्रिक, ये फंक्शन अभी प्रूव करेंगे कि ये मीट्रिक है, फिर इस मीट्रिक को हम क्या कहना शुरू कर देंगे, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। क्योंकि आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो ये डिफ़ाइन नहीं करेगा बल्कि कह देगा कि हेयर मीट्रिक इज़ अ डिस्क्रीट मीट्रिक। तो उस वक्त आपको ये याद होना चाहिए, अभी याद कर लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन में फिर आपको आसान हो जाए। अब आ जाते हैं जनाब इसके प्रूफ की तरफ। तो यकीनन इतना काम करके अब हमें याद हो गया होगा कि 4 कंडीशंस हैं वो हमने पूरी करनी होती हैं। अगर वो पूरी कर दें तो प्रूव हो जाता है कि दिया गया जो फंक्शन है वो मीट्रिक स्पेस है। तो नंबर 1 में हमने ये प्रूव करना होता है कि दिया गया फंक्शन, अभी तक ये फंक्शन है, जब 4 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो मीट्रिक स्पेस कहलाना शुरू कर देगा। तो पहली कंडीशन में हमने ये पूरा करना होता है कि दिया गया फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव है। अब अगर आप लिखने से पहले ज़रा ज़बानी देखिए कि ये जो दो आंसर हैं इसके फंक्शन के, जब इस पर अप्लाई करते हैं तो दो आंसर हैं, दोनों जवाब जो है एक में जवाब ज़ीरो और एक में जवाब 1 है। 1 यकीनन पॉजिटिव है या ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो नॉन नेगेटिव है, मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। ये यहाँ पे मैंने इसके लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ये उसका आंसर है। व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, देन उसका ये आंसर है। तो अगर इन दोनों बातों को कंबाइन कर लें तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो मीन नॉन नेगेटिव। सामने रीज़न दे दी कि 1 जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन को पहले याद करते हैं कि दूसरी कंडीशन है क्या। जो फंक्शन हमें दिया होगा उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, अगर उसको मान लिया जाए कि वो ज़ीरो है तो फिर उसमें ये जो एक्स और वाई हैं इक्वल हों। डबल इम्प्लाइज कहता है कि अगर एक्स और वाई इक्वल हैं तो फिर आप ये प्रूव कीजिए कि इसका जवाब जो है ज़ीरो है। अब देखिए इस कंडीशन में कुछ भी नहीं आपने करना। इसकी वजह क्या है कि उसने दी गई कंडीशन में ही उसने कह दिया है कि इसका जवाब ज़ीरो है जब एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं, यानी कि एक्स और वाई जब इक्वल हैं तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे आप सिंपल ये लिख दीजिए कि सेकंड कंडीशन इज़ ट्रिवियली सेटिस्फाइड, मीन कि वो तो गिवन के अंदर ही उसने दिया हुआ है, गिवन के अंदर ही उसने दिया हुआ है कि वो जो है वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है। नंबर 3 में आ जाए। नंबर 3 में हमने क्या करना होता है कि हमने ये प्रूव करना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं, ये प्रूव करना होता है कि डी को एक्स को वाई पे अप्लाई करें या डी को वाई को एक्स पे अप्लाई करें, दोनों दफ़ा आंसर जो है सेम आएगा। तो देखिए दो इसमें कंडीशन हैं। तो पहली कंडीशन में अगर हम मान लें कि एक्स और वाई इक्वल हैं तो उसने कहा हुआ है कि इसका जवाब जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, मीन जब भी डी नोट को अप्लाई करेंगे आप किसी भी चीज़ पर तो उसका जो जवाब है वो ज़ीरो आएगा, चाहे वाई को एक्स पे अप्लाई करें चाहे एक्स को वाई पे अप्लाई करें। तो दोनों दफ़ा आंसर जो है वो इसका क्या है, सेम है। किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, लेकिन आपस में दोनों सेम है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है एक्स और वाई तो फिर दोनों दफ़ा आंसर जो है डी नॉट एक्स को वाई का आंसर जो है
वो दोनों सूरतों में y को x पे भी x को y पे भी उसका जो आंसर है वो हमारे पास दोनों दफ़ा 1 है। मीन के इस सूरत हाल में भी जो है वो दोनों आपस में क्या है, सेम है, और हमने इस कंडीशन में यही प्रूव करना होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इसको बना रहा है वो ये फोर्थ कंडीशन है, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ें लेनी होती हैं और उन तीनों का आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। 3-4 केसेस बनाते हैं। उसमें सबसे पहले हमने 3 पॉइंट लिए x में से और मान लिया कि तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड एंड x इज इक्वल टू जेड। तो देखिए उसके कहने के मुताबिक डी नोट एक्स कोमा वाई का जवाब जो है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x और y हमने इक्वल माने हुए हैं। x कोमा जेड का आंसर क्या आएगा? वो भी 0 होगा। क्यों? उसकी वजह भी आपके सामने है। तो ये तीनों के आंसर जो है वो 0 आ गए। अब देखिए 0 + 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इन तीनों को अगर आप देखें गौर से तो डी नोट एक्स कोमा जेड का जो आंसर होगा, यकीनन यहाँ से नज़र आ रहा है कि वो 0 है, वो इक्वल होगा किसके? इन दोनों के, 0 + 0 इन दोनों के सम के। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लिया, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है कि इसका आंसर लेस देन इक्वल है इसके। अभी तो इक्वल हुआ इस केस में। केस 2 में देखते हैं क्या हुआ। इसमें हमने मान लिया कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, यानी कि x जो है और y और z इक्वल है, यानी कि x y के इक्वल नहीं है, x z के इक्वल नहीं है, और y और z आपस में इक्वल है। इस सूरत हाल में क्या होगा, दी गई कंडीशन के मुताबिक जब x और y आपस में इक्वल नहीं होंगे तो डी नोट को जब उस पर अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। इसी तरीके से x जो है वो z के इक्वल भी नहीं है, तो डी नोट एक्स को z का आंसर भी 1 आएगा दी गई कंडीशन के मुताबिक। लेकिन y और z क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो इस सूरत में डी नोट y को z का आंसर जो है वो 0 आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं डी नोट एक्स को z से, क्योंकि y इनके बिटवीन ले लेंगे हम। तो इसका जो आंसर है वो आया हुआ है 1। यकीनन बाकी जो दोनों उनका सम जो है वो भी 1 होगा। तो मीन के इस सूरत हाल में भी इसका आंसर जो है वो इक्वल होगा इसके। ये कंडीशन नंबर 2 आ गई, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब केस नंबर 3 बनाते हैं। उस 3 में हम क्या करते हैं कि x और y को तो बराबर मान लेते हैं, लेकिन जो x और y हैं वो z के इक्वल नहीं है। उस सूरत हाल में देखते हैं कि इन तीनों पे क्या कंडीशन बनती हैं। तो जब दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो उस वक्त उसके कहने के मुताबिक जवाब 0 है, और जब वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो वो 1 के बराबर है। अब इस दौरान क्या होगा, इसका आंसर जो है वो देखिए x को z का आंसर 1 है, बाकी दो जो है उनका सम वो भी 1 आएगा। तो इस सूरत में भी वही आ गया, यानी कि पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी में अभी तक इसका आंसर जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल ही आ रहा है। अब देखते हैं 4 कंडीशन में क्या होता है। 4 कंडीशन आखिरी हमारी आ गई कि जब हमने कहा जी तीनों आपस में इक्वल नहीं है, उस सूरत में क्या हुआ, उस वक्त डी नोट एक्स को वाई का आंसर भी 1 आया, डी नोट एक्स को जेड का भी 1 आया, और डी नोट वाई को जेड का भी आंसर 1 आया। अब देखिए इसमें हमने क्योंकि एक्स को जेड को साइड पे रखना है और बाकी दो को इधर रखना है, तो एक्स को जेड का आंसर क्या आया हुआ है हमारे पास 1 है। तो अब ये 1 तो इसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन इन बाकी जो दो हैं उनका सम जो है वो 2 होगा, तो 1 जो है लेस देन 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है इस केस में, इसका जो आंसर है वो लेस है इन दोनों के आंसर के सम से। अब ये 4 इक्वेशन बन गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को अगर कंबाइन कर लें तो पहली 3 में तो इक्वल है और इसमें क्या है लेस, तो इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपको याद होगा कि 4th कंडीशन में हमने इसी को प्रूव करना होता है। तो हैंस जो डी नोट उसने मीट्रिक दिया हुआ है जिसको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं, वो जो है वो मीट्रिक है, प्रूव हो गया किस पर, दिए गए सेट एक्स पर।